नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। अरुणाचल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली में डेरा जमाए हैं धरने पर बैठे इस टीम को पूरे 1 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। हालांकि 18 तारीख की रात को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से इस टीम की मुलाकात जरूर हुई। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के ही हैं और ऐसे में मुलाकात का क्या हल निकला ये अभी तक किसी को नहीं पता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस आंदोलन का अंत क्या होगा। क्या केंद्र सरकार सीबीआई जांच के लिए राज्य को आदेश देगी या एफआईआर की कॉपी रद्दी के भाव बिक जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहस शुरू करें इससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि एएसी चेयरपर्सन टोको शीतल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने अपने तरफ से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने हमने किरण जी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला था। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वेस्ट किरण जी से आज अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद में हमने अपनी तरफ से अपना जो भी हमारा मेमोरेंडम है वो हमने उनको सबमिट किया और हमने अपने जो हमारे पास जितने भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हम किस लिए अरुणाचल से पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं और हम भारत सरकार से क्या मांग करने आए हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया। उन्होंने भी हमें बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल वे में उन्होंने हमारे साथ टाइम दिया और हालांकि उनके बहुत सारे गेस्ट बाहर रुके हुए थे, फिर भी उन्होंने हमें सफिशेंटली टाइम दिया और हमारे ग्रीवेंसेस को सुना। उसके बाद में हमने जो भी अपना मेमोरेंडम और जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो हम सब ने जाके सबमिट किया उनको और हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम सबका स्वागत किया और उन्होंने कहा चाय पे चर्चा जैसा ही हो गया। चाय पीते पीते उन्होंने हमसे ये पूछा कि भाई आप लोग किसके अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो। उन्होंने 3 सवाल पूछा, क्या आप करप्शन के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो, आप पेमा खांडू के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो या फिर आप किरण रिजिजू के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे हो। तो उनका इस तरीके से पूछने का मतलब ये है कि मैं किरण रिजिजू, मुझे आप लोगों ने निर्वाचित करके यहाँ भेजा, मैं यहाँ आप लोगों के एमपी हूँ पहले, फिर बाद में देश का मंत्री हूँ, तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे राज्य में करप्शन चल रहा है और इस प्रकार से करप्शन चल रहा है कि करप्शन को मिटाना है। तो करप्शन को मिटाने के लिए हमें सीबीआई चाहिए, ईडी चाहिए। तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, हमने यही उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा है कि आपने जो मेमोरेंडम दिया है, जो रिप्रेजेंटेशन दिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, हम इसको पहले हम देखेंगे, हम इसको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम अपनी पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम डिस्कशन करेंगे। स्पेशली करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, करप्शन को कैसे हटाया जाए, इस पर हम अपनी पार्टी लेवल में हम डिस्कशन करेंगे। ये उन्होंने इतना ही कहा हमें और हम लोगों को उन्होंने बधाई दिया कि आप लोगों का मुहिम सक्सेस हो चुका है। हम लोगों ने तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी बातचीत हुई इस टीम की और अंत में यही निकल करके आया कि अभी ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी ओर से सबमिट किए गए हैं, पहले हम इनको वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर हम आगे पहुंच पाएंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उन सभी का मैं परिचय आप सभी से करा देती हूँ। टोको शीतल जी हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है एएसी के, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। किकपे लोम्बी जी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं एएसी के, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ हमारे साथ चंपा जी हैं, स्टेट कंटेनर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तेली यमम हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टोको शीतल जी, सबसे पहले मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत में आपसे, प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी हैं, जहां पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है वहां पर मौजूद है। प्रिया राणा, मैं लौटूंगी आपके पास। सबसे पहले टोको शीतल जी मैं आप ही का लेना चाहती हूँ, आप इतने दिन से धरने पर बैठी हैं, किसी प्रकार का आपको कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स केंद्र सरकार की ओर से मिला? कीर्ति जी देखिए, अभी तक तो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से कोई रिएक्शन नहीं आया और माननीय होम मिनिस्ट्री के ऑफिस से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि राष्ट्रपति जी के यहाँ से रिएक्शन आए थे मेल के जरिए कि आपका जो पत्र है हमें मिल चुका है और अभी कोई वक्त नहीं है, तो हम जैसे हमारी सुविधा के अनुसार हम बताएंगे कि आपसे मुलाकात का अवसर प्रदान होगा कि नहीं। और उसके बाद हमारा जो राज्य का सांसद है और वो यहाँ के देश के मंत्री है कानून और न्याय विभाग के, किरण रिजिजू जी,
उनके यहाँ से हमें हमारे रिक्वेस्ट के आधार पर इनविटेशन मिल चुकी है और हम 18 तारीख को उनसे मिलने गए थे। उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई, 3.5 घंटा टाइम दिया उन्होंने हम सबको, टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को। उन्होंने आखिर में सिर्फ उन्होंने यही कहा कि आपने जो मेमोरेंडम दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है, हम पहले इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि वाकई में स्टेट में करप्शन हो रहा है तो जरूर हम अपनी पार्टी लेवल में मुद्दे को उठाएंगे और हम बात करेंगे कि करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। टोको शीतल जी की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी कि ऐसी टीम बने, फिर उसके बाद मेमोरेंडम बनाया जाए और बताया जाए कि राज्य में इस प्रकार का करप्शन चल रहा है और उसके बाद फिर सरकार को सौंपा जाए और फिर उसके बाद सरकार देखे। तो ये समय जाया होता है कहीं ना कहीं, और जो राज्य में करप्शन होता है वो चलता रहता है, जो कि सवालों के घेरे में है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। कीपा चंपा जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से भी जुड़ी हुई है, जो कि बीजेपी का एक बहुत मजबूत नारा है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में उतनी मजबूती के साथ बेटियों को मौका दिया जा रहा है या फिर बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, तो हम तन और मन से हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में स्टेट का को कन्वीनर दिया। हमने सोचा दिल और दिमाग से सहयोग लगा के बीजेपी का अच्छा साथ देगा, ऐसे सोच के जो बेटी को कैसे रक्षा करना है, ये सब का काम हर डिस्ट्रिक्ट में बेटी कोई एजुकेशन सिस्टम सीखने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मैं प्रचार करूँगा सोचा। तो कुछ दिन हम देखा है, तो हमारा स्टेट में एक बेटी को ये अन्याय हो रहा है, उसका कोई आवाज़ नहीं उतारा है। हमसे बड़ा पोस्ट प्रेसिडेंट लोग भी है, कुछ आवाज़ नहीं उतारा है। तो मेरा दिल दर्द है, किसी बेटी को बचाना मेरा जिम्मेदार बनता है। हम इस पोस्ट में है तो हम क्यों आवाज नहीं उठाएगा, तब मैंने निकाला है। इसी के साथ साथ मैं आपसे बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहती हूँ मैम कि आप जिस तरह से केंद्र सरकार की इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं, तो फिर आपने क्या किया इसके लिए? क्या आपका सीधा कोई कनेक्शन, आपने बातचीत किया केंद्र सरकार में किसी भी मंत्री से कि देखिए प्रदेश में बेटियों के साथ ये हो रहा है और कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है? हमारा स्टेट में बीजेपी का ये करने से सब ये है, हम भी कुछ बीजेपी का मीटिंग अटेंड करके देखा। जब हम ये में प्रैक्टिकल जाके देखा है तो उसमें एक ही बीजेपी नहीं है। हम सोचा है कि या मोदी का बीजेपी, भाजपा का बीजेपी, वह ऐसे नहीं है। वह बीजेपी का 4 बतौरा हुआ, एक है पेमा खांडू का बीजेपी, एक है चोनामेन का बीजेपी, एक है बायूराम का आगे बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट। और जब पार्टियां इस तरह से अलग अलग बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दों पर बातचीत नहीं होती है और मुद्दे बहुत पीछे रह जाते हैं, अक्सर हमने देखा। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। किकपे लॉम्बे जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं एएसी के और टोको शीतल जी भी लगातार इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर नजर जाए और उस पर जांच हो। तो आप भी किस तरह से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक आपकी ओर से क्या कोशिश की गई है? देखिए, थैंक यू मीडिया। और हम लोग ने यहाँ दिल्ली में 25 सितंबर को पहुँचने के बाद वहाँ से पद यात्रा करने के बाद 25 सितंबर को पहुँच के आज तक यहाँ है। हम लोग जंतर मंतर में धरना कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हमारा ये मुर्मू जी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने का कोशिश भी किया, अभी तक वो हम लोग का ये को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी तक हम लोग को टाइम नहीं दिया है। चलिए, एक्सेप्ट कर लिया लेकिन टाइम नहीं दिया, और उम्मीद करते हैं कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन लोगों को वक्त दे, इस टीम को वक्त दे, तो शायद वो भी जान पाएंगी कि देश के एक इतने इंपॉर्टेंट हिस्से में क्या कुछ हो रहा है, वो शायद उनके संज्ञान में भी आए। सीधा तौर पर सवाल तेलियामम जी मेरे आपसे ये कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितनी महत्वता दी जाती है अरुणाचल प्रदेश में सोशल एक्टिविस्ट को? क्योंकि आप लोग हैं जो समाज से सीधा जुड़े हुए होते हो और समाज में जो भी गलत चीजें होती है उन चीजों को उठाते हो, उनके प्रति आवाज उठाते हो, तो आपकी आवाज को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? हमारा जो हमारा जो प्रदेश में ऐसा होता है मैम जी, जो चौथा लोग होता है ना, जो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देते हैं। जो मिनिस्टर का आवाज़ सुनाई देते हैं, एमएलए का आवाज़ सुनाई देते हैं, जो ऑफिसर होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, आम आदमी की आवाज़ सुनाई नहीं देते हैं। हम लोग चीखिए चिल्लाइए, हम लोग का आवाज़ कोई सुनाई नहीं देते हैं। इसी पे बहुत दुख है।
बिल्कुल, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर सोशल एक्टिविस्ट जैसे लोग इकट्ठे होकर के, एक मजबूत संगठन इकट्ठे होकर के अगर आवाज उठाएं और फिर भी ना सुना जाए तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। प्रिया राणा, आप जंतर मंतर से वहां पर लाइव हैं और दिखा पा रही हैं कि तमाम तस्वीरें क्या हैं, कितने दिनों से ये टीम पूरी यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रही है। अभी वहां पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? वो क्योंकि असंतुष्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी असंतुष्टता शब्दों में कैसे दिखाई दे रही है? जी कीर्ति, बिल्कुल देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगी तो ये जो लोग हैं, 27 सितंबर से ये धरना शुरू हुआ था, उसके बावजूद भी ये लोग अभी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और देखिए, मांग भी इनकी जायज़ है कि ईडी और सीबीआई की जांच कराई जाए। देखिए, इन्हीं से पूछते हैं, सर इतने दिनों से आप लोग बैठे हैं, कोई आश्वासन आपको मिला? नहीं, अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट से भी आश्वासन नहीं है। तो जाके हम लोग यहाँ पे 28 डेज स्टेट गवर्नमेंट को आश्वासन के लिए रोक के आया है, वहाँ पे कोई हमको आश्वासन नहीं मिला, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद ही हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद मेरा अरुणाचल का सभी वासियों का एक उम्मीद था कि दिल्ली में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे पहुँच के देखा है, हर कुछ सब कुछ आपका अवेलेबल करने के बावजूद भी हमको अभी तक यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और आपका अनफॉर्चुनेट वाली बात ये रहेगा कि हमारे तीनों एमपी, आपका किरण रिजिजू और तपिर गांव और हमारा जो नाबूम रिबिया साहब है, तीनों एमपी इस आपका मूवमेंट को अच्छी तरह उनको मालूम है, फिर भी आज तक कोई उनका तरफ से भी कोई हमको ये इस मुद्दा को लेकर डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया। फिलहाल एक ही एमपी ने हमको बुलाया, किरण रिजिजू साहब, लेकिन भी उनका तरफ से भी कुछ ऐसे अभी तक कॉन्क्रीट डिसीजन और कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिला है हमको। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात रहेगी। बिल्कुल, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। प्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास। टोको शीतल जी, सीधे तौर पर मेरा सवाल आपसे कि आप तब से कोशिश कर रही हैं कि केंद्र सरकार से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आपको पता है कि कहां कहां चोट करनी है, कहां कहां जो सरकार है उनके लो पॉइंट्स है और उन्हीं को उजागर करना है। बावजूद इसके अभी भी केंद्र सरकार की या फिर बीजेपी की नींद नहीं खुली है। इसके पीछे की वजह क्या है? वो आखिरकार इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि हमारे में तो कोई गलती नहीं हो सकती? देखिए कीर्ति जी, गलती तो उनसे हो ही रही है और अपनी गलतियों को वो चादर ढाक रहे हैं। वो ये सोचते होंगे, शायद उनका स्वाभिमान खड़ा हो गया होगा कि अगर हम बीजेपी शासित प्रदेश में सीबीआई लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, तो पूरे जो अलग हिस्से हैं भारत के, अलग राज्य जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है, अन्य पार्टियों का शासन है, वो लोग हम पर उंगली करेंगे, उठाएंगे। इसी के चलते अपनी इज्जत बचाने, अपनी आबरू बचाने के लिए कर रहे हैं कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हमारी मांग ये जायज है, हम केवल और केवल कह रहे कि एक बार जांच करवा दीजिए। जांच के बाद जो नतीजा निकल के आएगा तब बीजेपी वाले चौंकेंगे, मोदी जी चौंकेंगे कि मैं कितनी मतलब गलत फहमी में था। मैं जिन पर भरोसा कर रहा था वो लोग तो मेरे भरोसा का खून कर रहे थे, ये मोदी जी तब समझेंगे। इसीलिए हम अभी भी डटे हुए हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, विधायक कोई भी जुड़े तो हम उनसे भी, उनके पक्ष को भी जान पाएं, क्योंकि हम शुरुआत से ही आपके पक्ष को तो जान पा रहे हैं लेकिन बीजेपी के पक्ष को नहीं जान पा रहे हैं, आपके माध्यम से जान पा रहे हैं। टोको शीतल जी, एक बार बहुत संक्षिप्त में फटाफट बताइए कि आपको कहां कहां लगता है कि भ्रष्टाचार अरुणाचल प्रदेश में कायम है? अरुणाचल प्रदेश में मैडम अभी तो सबसे क्लियर कट, ओपन एंड शॉर्ट जो एक भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक जो स्टेट का जो कमीशन होता है स्टेट एग्जाम का, जैसे यूपीएससी यहाँ होती है वहाँ एपीसीएस होता है। एपीसीएस में अभी कितने लोगों को गिरफ्तार हुआ है, कितने लोग पेपर बेचते हुए उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया, कितने लोग पकड़े गए। आज स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉय यूथ इतने डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलता है। और आज जाके 2022 में जाके पता चला कि ये तो सिलसिला 1992 से है, सिंस फ्रॉम 1992 कि लोग पेपर बेच रहे थे, नौकरियां उनको नहीं मिल रही थी जिनको मिलनी चाहिए, नौकरियों का जो हकदार था उनको दिया ही नहीं गया। तो ये एक ओपन एंड शट केस है। इस पे राज्य सरकार कहती है कि हम सीबीआई की रिकमेंडेशन करेंगे। रिकमेंडेशन तो उन्होंने करेंगे, मीडिया में दावा कर दिया, लेकिन आज तक रिकमेंडेशन आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ डोमिनिक तादर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। डोमिनिक तादर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे तौर पर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम की ओर से ये सीधे तौर पर सवाल आपसे खड़े किए जा रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस चीजों को लेकर के भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, आप लोग क्यों उस पर वेरीफाई नहीं कर रहे हैं? सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही।
हेलो जी कौन डोमिनिक जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको मेरी? कौन कौन बोल रहे हैं? डोमिनिक जी, हम न्यूज़ वन इंडिया से बात कर रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी सरकार के विरोध में आवाजें उठ रही हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उस पर जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसे तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता ना, वो पार्टी की ओर से जो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना जवाब देने के लिए। सर, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का आपने नाम सुना होगा, वो काफी वक्त नहीं, से नहीं, आवाज नहीं, उठा रहे हैं, ठीक है, उनकी ठीक है, आपको हम चेयरपर्सन जवाब भी है नहीं दे हमारे सकता ना। साथ। टोको शीतल जी, देखिए, आप मैं कुछ एक पूछना चाहती है? पार्टी का प्रवक्ता हूँ मैं, वो जो बिना पार्टी का अप्रूवल एंड जो डेलीगेशन का बिना ना मैं आपको जवाब नहीं दे सकता ना। यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है? अगर मीडिया बीजेपी से सवाल पूछना चाहेगी, क्योंकि हम सत्ता में रहते हुए लोगों से भी सवाल पूछते हैं और विपक्ष में रहते हुए भी सवाल पूछते हैं, अगर मीडिया से आपसे जवाब जानना चाहेगी सर, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमारा स्टेट पार्टी यूनिट एंड हमारे स्टेट पार्टी यूनिट के ओर से हमको डिप्यूट करना पड़ेगा ना मीडिया में बोलने के लिए। ऐसा आपको हम बात नहीं कर सकता ना सर, लेकिन अगर आम जनता आपसे जवाब जानना चाहेगी तो फिर आप पहले परमिशन लेंगे, इसका मतलब अगर आम जनता के जहन में आपके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है तो वो कहाँ जाकर के सवाल करे सर? पार्टी का प्रवक्ता हो स्टेट का ना, ऐसे आपको अचानक से आपको मैं बात नहीं कर सकता ना। अच्छा चलिए, टोको शीतल जी से आप बात कर पाएंगे? टोको शीतल जी, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? नहीं, आप देखिए ये ना, आप प्लीज ना, और ये जो पार्टी सर, ये हड़बड़ाहट कैसी है, मैं समझना चाहती हूँ। डोमिनिक जी, आप 1 to 1 बात ही नहीं करना चाहते, ये हड़बड़ाहट कैसी है? 1 to 1 बात करने में क्या दिक्कत है सर? आप पार्टी की नीतियों से, आप पार्टी की योजनाओं से वाकिफ होंगे सर, उसमें फिर बातचीत करने में क्या दिक्कत है? देखिए, डोमिनिक तादर जी थे, प्रवक्ता थे बीजेपी से, और उनसे हमने बातचीत करना चाहा और ये समझना चाहा कि प्रदेश में जो जनता है उनके अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है आपके प्रति, तो आपको जवाब देना होगा। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं जब तक पार्टी की हाई कमांडर से बात नहीं करूंगा तब तक मैं जवाब नहीं दे सकता। टोको शीतल जी, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़े भाई डोमिनिक तादर जी हमारे अरुणाचल के स्टूडेंट यूनियन के भी फॉर्मर आपसू प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल में वो अभी बीजेपी में कई सालों से जुड़े हैं। वाकई में ये मेहनत करते हैं पार्टी को बनाने के लिए, पार्टी को उठाए रखने के लिए। बेचारा ये फंसे हुए हैं क्योंकि पार्टी में इन लोगों ने गलत लोगों को शामिल कर लिया। कांग्रेस में जो पहले चोर थे, महाचोर थे, इनको न्योता देकर पार्टी में बुलाकर अपना पार्टी का दामन दागदार कर चुका है। तो अब डोमिनिक जी बेचारे फंस चुके, वो जवाब नहीं दे पा रहे। मुझे बहुत अफसोस है डोमिनिक जी के लिए, लेकिन मैं इज्जत करती हूँ डोमिनिक जी आपकी, मैं बिल्कुल इज्जत करती हूँ। आप पार्टी के अच्छे नेता हो, अच्छे प्रवक्ता हो। अगली बार अगर आप तैयार रहिएगा, मैं भी आपकी बहन ही हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं बहन हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। जो चल रहा है आपको भी पता है, डोमिनिक भैया को भी पता है अरुणाचल में करप्शन चल रहा है, लेकिन ये फंस चुके हैं। पार्टी के प्रवक्ता है तो वो अपने पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल, एक प्रेशर है, एक दबाव है और इसलिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं देना चाहते हैं। कीपा चिंपा जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप सीधे तौर पर इनकी नीतियों से जुड़ी हुई हैं, तो क्या ऐसा रवैया, ऐसा व्यवहार आपको देखने को मिला जब आप इनकी नीतियों से जुड़ी और आपने चाहा कि बीजेपी की जो तमाम नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, लेकिन फिर जब आपने ही आवाज उठानी शुरू करी तो फिर आपकी आवाज को भी ऐसे ही नहीं सुना गया? मैंने तो खुद पार्टी का ऑफिस में जब से हमको अपॉइंटमेंट मिला तब पार्टी का ऑफिस में गया, जो पार्टी में रहा। अभी जो प्रदेश का एक यहाँ से हमारा एक उधर रहा, उसको हम पूछा, जिसने हमको अपॉइंटमेंट किया, हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप लोग पोस्ट दिया। इस पोस्ट का हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कैसे चर्चा करना है, कैसे करना है, वो हमको बस वही हमको बोलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत स्कीम आता है, तो स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें भी हमको सिखाओ बोलने से भी हम नहीं सिखाता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे एक हो गया है कि जो अच्छा बीजेपी को वो लोग हटा देता है, जो करप्शन करता है वही बीजेपी अभी ये जितना जो पोस्ट देता है, जितना जो कर रहा है वो करप्शन वाला बीजेपी लोग है। जो अच्छा बीजेपी लोग थोड़ा मुद्दा उठाएगा सोचने से भी उसको सीधा टर्मिनेट, वो अरुणाचल का वही सबसे बड़ा बिल्कुल। और ये बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किकपे लोम्बे जी, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं एएसी के, और इस प्रकार की, क्योंकि अब ये तो लाइव प्रतिक्रिया हमने देखी बीजेपी की, तो क्या इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको झेलने को मिलती हैं? अगर आप आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, तो फिर क्या इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है?
हाँ, ये तो मैम, ये तो कंटिन्यू हम लोग को डे वन से शुरू है। हम लोग का 28 दिन जब अरुणाचल प्रदेश टेनिस कोर्ट में हम लोग ईटानगर में बैठा था, उसमें भी कोई सुनवाई हुआ नहीं। अगर उधर सुनवाई हो जाता तो हम लोग अपना घर का बात घर में ही खत्म हो जाता था। लेकिन ये लोग का यही हरकत से हम लोग आज दिल्ली पूछ मार्च करके पहुंचना पड़ा है। बिल्कुल प्रिया, मुझे लगता है आप भी शायद सुन पा रही थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे वो बिल्कुल भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। और हमने सीधे तौर पर पूछा कि जनता अगर सवाल करेगी तो वो कहां जाए, जनता की अदालत कहां लगे। प्रिया, जी बिल्कुल कीर्ति, देखिए उसी विश्वास के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हैं कि जो भी ये जांच की मांग कर रहे हैं उसमें इन्हें जो है आश्वासन बैठे हैं। ठीक है भैया, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। टोको शीतल जी, अगला कदम क्या है? क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे तो उम्मीद यही की जा रही है कि आप शायद और भी अगले 15 दिन या फिर फर्ज कीजिए 1 महीना और बैठेंगी तो इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। फिर आपका हौसला कैसा बना रहे? कीर्ति जी, हम तो छोड़ने वाले नहीं है। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे दिल्ली में जंतर मंतर में जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। हम भारत देश के निवासी हैं और हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, अपने देश के राष्ट्रपति जी के पास आए हैं। ये हमारा कर्तव्य है एक अच्छा सिटीजन होने के नाते कि राज्य में क्या चल रहा है इसके बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन दें, और हमारे इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव करता है कि नहीं करता है ये उन पर निर्भर करता है। और बाकी जो है कि बीजेपी वाले बोल के हमें पार्टी से मतलब नहीं है। कीर्ति जी, एक बात का बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ आपके नेशनल मीडिया के आपके टीवी के जरिए मैं क्लियर बताना चाहती हूँ, मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी की मैं भक्त हूं। लेकिन बिल्कुल जब ऐसे वोट दिए जाएंगे तो सवाल भी कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, और ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को सवालों का जवाब भी देना चाहिए, अन्यथा जो जनता में अविश्वास होगा वो बढ़ता जाएगा और उसका जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा बीजेपी के लिए। ये तो साफ सीधी तौर पर बात है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, अन्यथा इस चर्चा को हम आगे लेकर के चलते। लेकिन सीधे तौर पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार केंद्र सरकार या फिर अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार कब इस पर ध्यान देगी, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हमारी लगातार नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।